जैसे कि हमने बात की कि होम पेज एक इम्पॉर्टेंट पेज है जो कि राहदारी फराम करता है आपके इनर पेजेस के लिए, जो कि प्रोडक्ट एंड सर्विस पेजेस हैं। और प्रोडक्ट एंड सर्विस अपनी जगह पे अहमियत रखते हैं क्योंकि वो आपको पैसे बना के देते हैं, क्योंकि जो आपने चीज़ बेचनी है वो उन पेजेस पे लगी हुई होती है। सो वहीं से कस्टमर सेल्स आपको दे के जाते हैं। तो इसी तरह से अबाउट, कॉन्टैक्ट या टीम पेजेस, इस तरह के और भी पेजेस आपने अक्सर वेबसाइट्स पे देखे होंगे। ये पेजेस डायरेक्ट सेल्स जनरेट नहीं करते, लेकिन ये आपका ट्रस्ट बहाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कहीं से चीज़ बाय करनी है तो आप ये तो देखेंगे कि कौन सी प्रोडक्ट अच्छी है या कौन सी सर्विस अच्छी है, लेकिन आप ये भी देखना पसंद करेंगे कि इनको बनाने वाले कौन हैं या इनके इस टीम के पीछे कौन कौन लोग उसमें शुमार करते हैं जिन्होंने ये चीज़ बनाई है जो आप ख़रीदने जा रहे हैं। अगर आप ये देखने में कामयाब हो जाते हैं, या अगर बिज़नेस ये दिखाता है आपको कि ये देखिए ये हमारी प्रोडक्ट है जो आप बाय करना चाहते हैं, लेकिन ये वो टीम है जिसने इनको बनाया है, तो आपका ट्रस्ट यकीनन बढ़ जाता है, क्योंकि आपको वो शक्लें नज़र आ जाती हैं जिन्होंने वो बनाई हैं, और आपको थोड़ी सी एसोसिएशन क्रिएट हो जाती है कि हाँ, इनको बनाने वाले भी लोग हैं और वो लोग अच्छे लोग हैं जो अच्छी प्रोडक्ट्स बनाते हैं। सो इसी तरह से आप अपनी या अपने क्लाइंट की वेबसाइट जब बनाएं तो कोशिश ये करें कि उसमें बाकी पेजेस पे भी ध्यान दें। उन पेजेस में आप ट्रस्ट विन कर सकते हैं, इसमें ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं। आपका ब्रांड दिखना चाहिए लोगों को कि एक तो आपने सर्विस अच्छी बनाई, एक आपने प्रोडक्ट अच्छी बनाई, लेकिन उनको बनाने वाले लोग कैसे हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ डिजी स्किल्स की। अगर आप डिजी स्किल्स की वेबसाइट पे जाएं तो उसमें आप ये तो देखेंगे कि डिजी स्किल्स क्या प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन आप ये भी देखेंगे कि डिजी स्किल्स हैं कौन, इसके पीछे कौन सी टीम इन्वॉल्व है। आप रिचर्ड यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, आप इग्नाइट की बात करेंगे, और फिर आप उन ट्रेनर्स को भी देखेंगे जिन्होंने इन कोर्सेज़ को बनाया है। आप सिर्फ कोर्स नहीं लेने आए, आप बल्कि अच्छा कोर्स लेने आए हैं। अच्छा कोर्स अंडरस्टैंड करने के लिए आप कोर्स लेंगे, लेकिन आप ये भी देखेंगे कि कोर्स के साथ उसका ट्रेनर कैसा है, उसके बारे में भी आप पढ़ना चाहेंगे, उसके बारे में भी आप रिसर्च करना चाहेंगे। इसी तरह से आपकी वेबसाइट सपोर्ट करेगी आपको या आपके क्लाइंट को कि वो बनाने वालों को भी दिखाए। उससे क्या होगा कि आपकी बेसिकली ब्रांडिंग होगी, आप लोगों को प्रेफर करेंगे, ना सिर्फ कस्टमर खुश होगा इससे या उसको ट्रस्ट बिल्ड होगा, आपकी टीम भी खुश होगी, क्योंकि मेहनत करने वाले उनको ये लगेगा कि उन अल्टीमेटली जो सामने ऑडियंस है उनको ये बताया जा रहा है या बिज़नेस ये बताना पसंद करता है कि बनाने वाले भी ये हैं। इससे उनकी हौसला अफजाई होती है और वो मज़ीद अच्छा काम करने में बिलीव करेंगे। तो आप भी इसको ज़रूर फॉलो करें। अगर मैं कंपेयर करूं डिजिटल मीडिया को टीवी या प्रिंट मीडिया के साथ, तो टीवी तकरीबन 24 घंटे में से आपको 12 घंटे इश्तिहार दिखाता है। अक्सर तो ये कहा जाता है कि वो 12 घंटे से ज़्यादा इश्तिहार दिखाता है, और बाकी जो कंटेंट बचता है तकरीबन 10 या 12 घंटे का कंटेंट आपको दिखाया जाता है। प्रॉब्लम टीवी के साथ ये है कि उसके पास टाइम नहीं है, इसीलिए वो कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दिखाना चाहते हैं, और कम से कम जितना भी टाइम उनके पास अवेलेबल है वो उसमें उतने ही उन्होंने पैसे बनाने होते हैं। सो कहीं किसी वक्त किसी ज़माने में टीवी में तकरीबन 3 से 4 घंटे का इश्तिहार थे और बाकी सारा कंटेंट होता था। लेकिन अगर आपने नोट किया हो, आप टीवी देख रहे हो, तो आप तकरीबन जितने इश्तिहार देखते हैं उससे कम आप कंटेंट देखते हैं। यही प्रॉब्लम प्रिंट के साथ भी है, क्योंकि प्रिंट में नंबर ऑफ़ पेजेस लिमिटेड होते हैं, और जितनी वो ज़्यादा खबरें दिखाएं उतना इश्तिहार कम हो जाता है। अगर वो इश्तिहार ज़्यादा करें तो खबरें कम हो जाती हैं। सो ये प्रॉब्लम्स आपको रोज़मर्रा ज़िंदगी में नज़र आती हैं, लेकिन डिजिटल में ये प्रॉब्लम नहीं है। सो डिजिटल मीडिया में आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप वर्चुअली अनलिमिटेड नंबर ऑफ़ पेजेस बना सकते हैं, क्योंकि डिजिटल में ना तो आपके पास जगह का मसला है, ना तो आपके पास टाइम का मसला है। तो आप जितने पेजेस बनाएं क्रिएट कर लें। अक्सर मैंने ये देखा है कि लोग ज़्यादा पेजेस पे बिलीव नहीं करते, वो कंटेंट क्रिएट नहीं करते, उनको लगता है कि जितना है उतना काफ़ी है। जबकि मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग ये अंडरस्टैंड करें कि किस तरह से कंटेंट ज़्यादा हो तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि ज़्यादा कंटेंट एक तो आपके पास लिमिटेशन नहीं है। जब आपके पास लिमिटेशन नहीं है तो आपको कौन रोक रहा है कि एक प्रोडक्ट के बारे में आप 4 बातें करें, आप 8 बातें करें, या उसको 8 दफ़ा डिफरेंट एंगल से उनको शो करें। क्योंकि हमने जब सर्च की बात की थी तो हमने ये देखा था कि लोग एक चीज़ को एक ही तरीके से नहीं ढूंढते, वो मुख्तलिफ अल्फाज यूज़ करते हैं, मुख्तलिफ एंगल से बात करते हैं, उनका अपना तरीका होता है सर्च करने का। और ये सब चीज़ें आप अपनी वेबसाइट पे इंक्लूड कर सकते हैं अगर आपके पास स्पेस और टाइम की लिमिट ना हो, जो कि नहीं है। सो इसीलिए रिकमेंडेड ये है कि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पेजेस क्रिएट करें अपनी प्रोडक्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए,
अपने बिजनेस को एक्सप्लेन करने के लिए, यहाँ तक कि अपनी सारी कंपनी या जो जो आप दिखाना चाहते हैं यूज़र्स को, उन सबको एक्सप्लेन करने के लिए। आपकी वेबसाइट आपका एक वर्चुअल फेस है। अगर आप उस वर्चुअल फेस पे टाइम नहीं लगाएंगे, उस पर जगह नहीं देंगे, तो आप मिस करेंगे। आपको कोई रोकने वाला नहीं है, आप खुद को खुद ही रोकेंगे। तो अगर आपका कस्टमर इंटरेस्टेड नहीं भी है तो आप उसको भी कन्विंस करें, और अगर आपको लगता है कि आपको ज़रूरत नहीं है तो आप खुद को भी कन्विंस करें, क्योंकि ये एक आपके मेंटल बैरियर है। ये सिर्फ आपको लगता है कि ज़रूरत नहीं है, जबकि मैं ये चाहूँगा कि आप उतने पेजेस तो लाजमी क्रिएट करें जितनी ज़रूरत है, लेकिन फिर इसको और भी ग्रो करें, क्योंकि जितने पेजेस आप ग्रो करेंगे या जितने ज़्यादा पेजेस आप क्रिएट करेंगे, उससे गूगल को भी उतनी ही अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो ज़्यादा लोगों को ज़्यादा सर्चिज़ के अगेंस्ट आपको दिखा सके। किसको ज़्यादा ट्रैफिक या ज़्यादा पैसे आते दुखते हैं? अगर आपके पेजेस ज़्यादा होंगे तो आपके पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होगी, आप ज़्यादा लोग डिफरेंट चीज़ें पढ़ के शायद कन्विंस हो जाएं आपसे। और ये भी आपने देखना है कि आपका कंपैरेटर या आपके क्लाइंट का कंपैरेटर कितने पेजेस क्रिएट कर रहा है। अगर वो 10 कर रहा है तो आप 20 क्यों नहीं कर सकते? अगर वहाँ 10 से वो $1000 या $1000 कमा रहा है तो आप 20 से 2000 या $2000 क्यों नहीं कमा सकते? ये सब चीज़ें नंबर की गेम है, और अगर आपके पास ज़्यादा कंटेंट है तो ज़रूर करें, बल्कि डेफिनेटली करें, क्योंकि ज़्यादा कंटेंट ज़्यादा अच्छी एसईओ लेके जाएगा। सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आपने कंटेंट क्रिएट करना है, आप जितना मर्जी कंटेंट क्रिएट करें, लेकिन आपके एक पेज का कंटेंट दूसरे पेज के कंटेंट के ऊपर रिपीट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका कंटेंट रिपीट हुआ तो डुप्लीकेट हो जाएगा और गूगल उसको प्लेजरिज्म काउंट करेगा। प्लेजरिज्म यानी कि कंटेंट की चोरी आप नहीं कर सकते, गूगल आपको मना करता है, और आपकी एसईओ को नुकसान हो सकता है अगर आप कंटेंट कॉपी करेंगे। तो जब तक कि आप कंटेंट कॉपी नहीं कर रहे, आप न्यू इन्फॉर्मेशन या यूनिक इन्फॉर्मेशन क्रिएट करते चले जाएं, क्योंकि यही आपकी दुनिया है, और इस दुनिया को आपने विन करना है। आप जितना ज़्यादा कंटेंट क्रिएट करेंगे उतना आप ऊपर जाएंगे। जैसे कि हमने बात की कि आपको अपनी वेबसाइट के लिए कंटेंट क्रिएट करते चले जाना है, और हमारे पास लिमिटेशन भी नहीं है कि हम कम पेजेस क्रिएट करें या हमारे पास जगह की कमी है या टाइम की कमी है। हम अनलिमिटेड पेजेस क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पसंद करते हैं कि वो सिंगल पेज वेबसाइट्स बनाएं। अब सिंगल पेज वेबसाइट्स का क्या मतलब है? सिंगल पेज वेबसाइट ऐसी वेबसाइट्स हैं जिसमें सिर्फ एक ही पेज होता है। अगर आपने कभी ऐसी वेबसाइट देखी हो जो आप क्लिक करें तो उसी पेज के नीचे स्क्रॉल करके वो सेक्शन में चले जाते हैं, जिस तरह से आप मेन्यू पे क्लिक करते चले जाते हैं, आप नीचे स्क्रॉल करते चले जाते हैं। तो ये वेबसाइट्स देखने में अच्छी लगती हैं, लेकिन इनका नुकसान भी है एक। वो नुकसान इस तरह से है कि एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से वो कंटेंट हैंडीकैप्ड होते हैं, मतलब कि उसमें कंटेंट ज़्यादा नहीं डाला जा सकता। अब हमने चूंकि गूगल को अंडरस्टैंड किया है कि गूगल आपको कंटेंट इंडेक्स करता है और उसके बाद लोगों को दिखाता है। जब आपकी वेबसाइट का एक ही पेज होगा तो गूगल उस एक ही पेज को इंडेक्स कर सकेगा, और वो एक ही पेज आपकी हर सर्विस को एक्सप्लेन कर रहा होगा। सिंगल पेज वेबसाइट उन वेबसाइट्स के लिए ठीक है या उन बिजनेसेस के लिए ठीक है जिनकी शायद एक ही सर्विस हो, या अमूमन आपने देखा होगा कि कभी कोई कॉन्फ्रेंस पेज हो या कॉन्फ्रेंस की वेबसाइट हो या कोई इवेंट हो, तो लोग सिंगल पेज वेबसाइट यूज़ करते हैं जिसमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन एक ही पेज पे दे दी जाती है। बिजनेसेस के लिए ये सिंगल पेज वेबसाइट्स बिल्कुल ठीक नहीं है। मैंने आपको बताना मुनासिब इसलिए समझा कि हमने एक तरफ जहाँ ये बात की है कि हमने मज़ीद पेजेस क्रिएट करने हैं और कि पेजेस क्रिएट करने चाहिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे या ऐसे क्लाइंट्स भी मिलेंगे जो आपसे शायद ये बहस करें कि भाई हमें तो सिंगल पेज वेबसाइट चाहिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सिंगल पेज वेबसाइट में आपको मसला होगा एसईओ करने में भी, और क्लाइंट को बिजनेस भी नहीं मिलेगा। अगर आप पेजेस क्रिएट नहीं करेंगे, अगर आप राइट इन्फॉर्मेशन राइट पेज पर नहीं डालेंगे, अगर आप सिर्फ सब कुछ होम पेज पे रख देंगे, तो अल्टीमेटली एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होगा और आपके पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डालने की जगह भी नहीं होगी। तो क्यों हम खुद को लिमिट करें जब हमारे पास वर्चुअली अनलिमिटेड जगह है कि हम मज़ीद पेजेस भी क्रिएट कर सकते हैं, हम मज़ीद टाइम भी स्पेंड कर सकते हैं। तो हमारे पास जब लिमिट ही नहीं है तो हम खुद से क्यों लिमिट करें? तो बीइंग अ मार्केटर, बीइंग अ डिजिटल मार्केटर, आपको चाहिए कि आपके पास जितनी भी जगह है आप उसको कैप्चर करते चले जाएं और उस पर जो है आप अपनी इंफॉर्मेशन क्रिएट करते चले जाएं। सिंगल पेज वेबसाइट्स का मुवाजना आप एक स्टूडियो अपार्टमेंट से कर सकते हैं। एक स्टूडियो अपार्टमेंट में क्या होता है कि सब कुछ एक ही जगह पे अवेलेबल होता है। आपका किचन,
आपका बेडरूम, आपका डाइनिंग रूम, आपका टीवी लाउंज, सब कुछ एक ही जगह पे अवेलेबल होता है। और वो अगर किसी एक ने रहना है या किसी ने थोड़ी देर के लिए रहना है तो वो ठीक बात है, लेकिन अगर आप फैमिली के साथ रह रहे हैं या अगर आपको ज़्यादा चीज़ें उसमें बढ़ानी हैं तो आपको कमरे चाहिए। इसी तरह से आपको वेबसाइट पे भी जगह चाहिए जहाँ पर आप इंफॉर्मेशन ऐड कर सकें, जहाँ पर आपका क्लाइंट आपसे आके बात कर सके, आपकी राइट इन्फॉर्मेशन देख सके। तो कोशिश करें कि सिंगल पेज वेबसाइट से अवॉइड करें, क्योंकि अच्छी वेबसाइट के लिए या अच्छी एसईओ के लिए आपको वेबसाइट पे कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आपसे कोई इस बात पे ज़िद करता है कि सिंगल पेज वेबसाइट क्रिएट करें या सिंगल पेज वेबसाइट मैनेज करें, तो आपने उनको ये समझाना ज़रूर है कि सिंगल पेज वेबसाइट्स पे एसईओ अच्छी नहीं हो सकती, क्योंकि उस पर आपके पास गुंजाइश नहीं है। जब हमने बात की गूगल सर्च की, तो हमने अंडरस्टैंड किया कि गूगल का जो एल्गोरिदम है वो अपने एल्गोरिदम के तहत वेबसाइट्स को क्रॉल करता है, उसको इंडेक्स करता है अपने डेटाबेस में, और जब कोई सर्च करे कोई इन्फॉर्मेशन तो अपने डेटाबेस में से इन्फॉर्मेशन निकाल के उनको प्रोवाइड भी करता है। गूगल कैसे कौन सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा या कौन सी इन्फॉर्मेशन को नंबर 1 पे देगा, कौन सी इन्फॉर्मेशन को सेकंड पे या टॉप 10 रिजल्ट्स देगा, ये सारी चीज़ें गूगल कैसे डिसाइड करता है, ये गूगल खुद बताता है कि वो 200 से ज़्यादा सवाल पूछता है। वो 200 से ज़्यादा सवाल ये पूछता है कि कौन सी वेबसाइट उसको दिखानी चाहिए, कौन सी वेबसाइट उसको नहीं दिखानी चाहिए, यूज़र क्या मांग रहा है, उसके पास क्या पड़ा हुआ है। और ये सब चीज़ें गूगल जब डिसाइड कर लेता है तो वो कुछ मिली सेकेंड्स के अंदर आपको मिलियंस ऑफ रिजल्ट्स दिखाता है उस सर्च के अगेंस्ट जो आपने उससे की होती है, जो आपने उससे पूछा हुआ होता है। तो हमें भी अंडरस्टैंड करना है कि वो 200 से ज़्यादा सवाल क्या हैं जो गूगल पूछता है, क्योंकि एसईओ इन्हीं 200 सवालों के ऊपर ऑप्टिमाइज़ करने का नाम है। तो अगर मैं आपको दूसरे अंदाज में बताऊं तो ये जो गूगल के 200 से ज़्यादा सवाल हैं, ये एसईओ फैक्टर्स के नाम से जाने जाते हैं। हम टेक्निकल ज़ुबान में इनको एसईओ फैक्टर्स कहते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि गूगल जब ये 200 सवाल पूछता है, बेसिकली वो इन 200 सवालों के ऊपर स्कोरिंग करता है। ये स्कोरिंग की बेस पे आपकी पूरी वेबसाइट को एक नंबर अलॉट होता है, आप एक स्कोर विन करते हैं, और अगर आपका स्कोर बाकियों से अच्छा है तो आप ऊपर चले जाते हैं, अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं है या आपसे अच्छा किसी और वेबसाइट का स्कोर है तो वो ऊपर चली जाती है। और ये पूरी की पूरी स्कोरिंग का मैकेनिज़्म, इसी को हमने बेहतरीन करना होता है, और ये सब चीज़ें हम एसईओ में पढ़ेंगे। ये 200 से ज़्यादा क्या सवाल हो सकते हैं? सो फॉर एग्जांपल गूगल ये पूछ सकता है कि आपकी वेबसाइट पे क्या कंटेंट है, यूज़र ने क्या सर्च किया था और आपने क्या लिखा हुआ है, और अगर लिखा हुआ है तो किस तरह से लिखा हुआ है। और वो गूगल ये भी पूछ सकता है कि फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट कहाँ होस्टेड है, या आपने अपनी वेबसाइट किस लैंग्वेज में बनाई है, क्या उसके ऊपर डिज़ाइन अच्छा है, क्या उसकी डोमेन अच्छी है, क्या उसकी डोमेन सेंस बना रही है, क्या आपने इमेजेस डाले हैं, क्या वो इमेजेस ऑप्टिमाइज्ड हैं। ये सारी वो बेशुमार चीज़ें हैं जो गूगल आपसे पूछ सकता है। असल में गूगल ये जज कर रहा होता है, वो जज करने का तरीका उसको वो एल्गोरिदम में महफूज है, और हमें या किसी को उस एल्गोरिदम का नहीं पता। और इसी एल्गोरिदम की वजह से, जैसे कि हमने पहले जिक्र किया था कि गूगल है, अगर वो एल्गोरिदम लोगों को मिल जाए और पब्लिकली वो आम हो जाए तो लोग क्या करेंगे, उसको क्रैक करने की कोशिश करेंगे और उसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। इससे रिजल्ट्स चीट होना शुरू हो जाएंगे और वो लोग ऊपर आना शुरू हो जाएंगे जो टेक्निकली ज़्यादा बेहतर हैं और उनको लगता है कि वो गूगल को चीट करके ऊपर आ सकते हैं। हमें सिर्फ ये पता है कि गूगल इन रैंकिंग फैक्टर्स के ऊपर हमें जज करता है और हमें स्कोर साइन करता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो किन किन बेसिस पे किन किन चीज़ों का कितना कितना स्कोर देता है। हमें कोशिश ये करनी है कि इन तमाम फैक्टर्स को ऑप्टिमाइज़ करें। जैसे ही हम इन तमाम फैक्टर्स को ऑप्टिमाइज़ करेंगे तो हम भी ऊपर आना शुरू हो जाएंगे, और इनमें बहुत सारे फैक्टर्स वेबसाइट के ऊपर हैं जिनको हम ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। कुछ फैक्टर्स वेबसाइट के ऊपर नहीं हैं, उनको हम ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। ऑन पेज और ऑफ पेज ये दो बड़ी टाइप्स हैं या दो बड़ी तकसीम है आपकी एसईओ की। जब भी हम एसईओ को देखते हैं तो हम उनको दो हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। ऑन पेज फैक्टर्स हम डिस्कस करेंगे, ऑफ पेज फैक्टर्स भी हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, लेकिन हम स्टार्ट ऑन पेज से करेंगे। इस टॉपिक में ये बताना ज़रूरी था कि एसईओ ऑन पेज और ऑफ पेज में डिवाइडेड है, और हमने ऑन पेज कैसे करनी है और ऑन पेज में क्या क्या हो सकता है, और ऑफ पेज भी हम डिस्कस करेंगे जब हम ऑन पेज कर लेंगे, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि हम आगे क्या करने वाले हैं। जैसा कि हमें पता है कि एसईओ दो हिस्सों में डिवाइडेड है।
ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन और ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। हमने तो दोनों पे बात करनी है, लेकिन सवाल ये है कि ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन कितनी ज़रूरी है। एक अंदाजे के मुताबिक ये समझा जाता था कि ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन तकरीबन 30% इम्पोर्टेंस रखती है एसईओ के अंदर। यानी कि अगर आप एसईओ को 100% पे डिवाइड करें तो 30% जो है वो ऑन पेज है, बाकी सारी ऑफ पेज है। ऑफ पेज से मुराद लिंक बिल्डिंग भी है। सो ऑन पेज और ऑफ पेज का तकरीबन 30 और 70% का डिफरेंस था, लेकिन वक्त के साथ साथ ये शिफ्ट हो गया। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि एसईओ जो है ऑन पेज वो 70% है, जबकि ऑफ पेज 30% रह गई है। ये क्यों हुआ? ये इस तरह से होता है कि गूगल जैसे जैसे अपडेट हो रहा है, गूगल जैसे जैसे इवॉल्व कर रहा है अपने सर्चेस को, उस तरह से इंपॉर्टेंस बदलती जा रही है। कुछ रैंकिंग फैक्टर्स ऊपर आ जाते हैं, कुछ रैंकिंग फैक्टर्स नीचे चले जाते हैं। और ये जो गूगल 200 से ज़्यादा सवाल पूछता है, कुछ की अहमियत बढ़ जाती है, कुछ की अहमियत कम हो जाती है। और फिर जब ये बढ़ती और कम होती है, इसमें यह भी चीज़ नोट करना ज़रूरी है कि अक्सर कुछ फैक्टर्स ख़त्म भी हो जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो गूगल ने नए भी लॉन्च किए हैं। तो ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की थी जब हमने गूगल सर्च की बात की थी, और गूगल कैसे बेहतरीन सर्च इंजन है। हमने तब यही जिक्र किया था कि गूगल कैसे कैसे अपने आप को अपडेट करता रहता है, नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करता है, ताकि उसका यूज़र उसके ऊपर आए जब, और उस बेहतरीन इन्फॉर्मेशन उससे एक्सट्रैक्ट कर सके, और जब वो इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेगा तभी गूगल विन करेगा। हमने ये नहीं देखना कि ऑन पेज कितनी इंपॉर्टेंट है, कि वो 70% है या 30% है। सवाल ये है कि क्या ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन ज़रूरी है? तो जी हाँ, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन बहुत ज़रूरी है, और हमने इस पे पूरी तरह से इसको ऑप्टिमाइज़ करना है। और हमने इसीलिए वेबसाइट का स्ट्रक्चर भी डिस्कस किया, और इसीलिए हमने वेबसाइट की कंटेंट की बात भी की कि कितने पेजेस बनाने चाहिए। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं और हमने इसको करना है। हमें ये तो नहीं पता कि कितनी ज़रूरी हैं, लेकिन हमें ये पता है कि इसका रोल दिन ब दिन बढ़ रहा है, और इसी वजह से कंटेंट की तरफ लोग ज़्यादा रुझान करते चले जा रहे हैं। और जितना ज़्यादा कंटेंट आपकी वेबसाइट पे होगा, उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। तो आपने ऑन पेज को इग्नोर नहीं करना। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन बहुत ज़रूरी है, और हम मज़ीद बात करेंगे कि इसमें क्या क्या शुमार होता है। हमने बात की कि ऑन पेज का रोल बढ़ रहा है, और हमें यह भी पता है कि एसईओ में ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन और ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन दो टाइप्स अवेलेबल हैं। तो हमने ऑन पेज में क्या क्या करना है मैं आपको यहाँ बता दूंगा, लेकिन आपको ये याद रखना है कि ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में वो सारे फैक्टर्स इंक्लूडेड हैं जो आपकी वेबसाइट से रिलेटेड हैं। मतलब ये कि ऑन द पेज वो फैक्टर्स होते हैं जो आपकी वेबसाइट से रिलेटेड होते हैं। जितना भी फैक्टर्स, जितने भी सवाल आपकी वेबसाइट से पूछे जा सकते हैं, वो सारा ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में काउंट होता है। फॉर एग्जांपल, आपसे ये पूछा जा सकता है कि आपकी वेबसाइट कहाँ होस्टेड है। गूगल ये पूछ सकता है कि आपकी वेबसाइट में कंटेंट किस तरह का है, या उसमें क्या क्या शामिल है। मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ कि ये ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के जो फैक्टर्स हैं ये किस तरह से डिवाइडेड हैं। तो हमने तकरीबन इसको 6 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहला हिस्सा पेज लेवल फैक्टर्स, वो सारे फैक्टर्स जो आपके पेज के ऊपर होते हैं। पेज के ऊपर क्या हो सकता है? पेज के ऊपर आपका कंटेंट होता है, उसमें हेडिंग्स होती हैं, या उसमें इमेजेस हो सकते हैं, और उसमें डिफरेंट चीज़ें इंक्लूडिंग योर लेआउट, योर डिज़ाइन, ये सब चीज़ें पेज के ऊपर होती हैं। सो गूगल ये पूछ सकता है कि ये कितना ऑप्टिमाइज्ड है या ये कैसे है, तो हमने इनको भी ऑप्टिमाइज करना होता है। इसके बाद बात करें तो इमेज की बात हुई। सो अगर आपको याद हो तो गूगल में जब सर्च करते हैं तो गूगल इमेजेस की भी सर्च करता है। सो जितने भी आपकी वेबसाइट पे इमेजेस होते हैं वो भी गूगल में सर्च होते हैं। इसको हम इमेज एसईओ भी कहते हैं, और इमेज के अपने बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको ऑप्टिमाइज करना ज़रूरी है, उससे आपकी एसईओ बेहतर हो जाती है। इसके बाद बात करें तो साइट लेवल फैक्टर्स आते हैं। साइट लेवल फैक्टर्स अगर आपको याद हो तो हमने स्ट्रक्चर की बात की थी, तो साइट लेवल फैक्टर्स ज़्यादातर स्ट्रक्चर से ही रिलेटेड होते हैं। आपकी वेबसाइट किस तरह स्ट्रक्चर्ड है, उसमें पूरी वेबसाइट में लेआउट क्या है, उसके कितने नंबर ऑफ़ पेजेस कितने हैं, और गूगल को कितनी आसानी से वो सारे फैक्टर्स मिल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें साइट लेवल फैक्टर्स में काउंट होती हैं। उसके बाद बात होती है एडवांस्ड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि आपका कंटेंट किस तरह से एडवांस लेवल पे जा सकता है। इसमें हम बात करेंगे कि आपके कंटेंट को कैसे कैसे एनहेंस किया जा सकता है कि गूगल आपको बेहतरीन वेबसाइट समझे जब भी आपकी वेबसाइट या आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई सर्च क्वेरीज होंगी। तो ये सारे एडवांस लेवल फैक्टर्स हमने इस सेक्शन में डाले हैं ताकि आप इस टॉपिक में ये समझ जाएं कि किस तरह से आपके कंटेंट को एडवांस लेवल पे हम ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि डोमेन है। जैसे हमने बात की डोमेन नेम या उसका TLD,
वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एसईओ के अंदर। सो हम इनमें जितने भी डोमेन के फैक्टर्स हैं वो सब डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका टीएलडी क्या होना चाहिए, आपके डोमेन का नाम क्या है और आपने कहाँ से ख़रीदी, आपकी होस्टिंग कहाँ पर है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी ऑडियंस पाकिस्तान में है तो क्या आपकी होस्टिंग पाकिस्तान में है या आपके डोमेन में .pk आ रहा है। तो ये सब चीज़ें गूगल देखता है और उसके बाद गूगल डिसाइड करता है कि क्या आपकी वेबसाइट उस सर्च यूज़र के लिए बेहतरीन वेबसाइट है या नहीं है। तो हमने ये भी ख्याल रखना है कि हम इन फैक्टर्स को ऑप्टिमाइज़ करें। और आखिर में हमारे पास एडवांस फैक्टर्स हैं जिसमें हम थोड़ा टेक्निकल बातें करते हैं, इनको हम टेक्निकल एसईओ के नाम से भी जानते हैं। सो इन एडवांस फैक्टर्स में वो सब चीज़ें शुमार होती हैं जो टेक्निकल लेवल पे गूगल देखता है। अब टेक्निकल से क्या मुराद है? टेक्निकल से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल आपने किसी क्लाइंट से प्रोजेक्ट पकड़ा और आपने उसकी वेबसाइट देखी, तो वेबसाइट वो अच्छा कोड नहीं उस पर लिखा हुआ था, या वेबसाइट बहुत हैवी थी, या वेबसाइट में बहुत सारे मसले थे जो आपकी एसईओ को रोक सकते हैं। तो आपको तब क्या करना होता है? आपको तब एक डेवलपर को इन्वॉल्व करना होता है इन इश्यूज़ को फिक्स करने के लिए। डेवलपर एसईओज नहीं होते, ये भी हमने पहले बात की थी। कुछ डेवलपर्स को लगता है कि वो अच्छे एसईओज हैं, लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि डेवलपर्स को एसईओ से गाइड करना पड़ता है। अगर आपको लगता है कि आपकी एसईओ इस डेवलपर पे या इस वेबसाइट पे डिपेंडेंट है, तो ज़रूर कोशिश करें कि एक वेबसाइट बेहतरीन कर ले। अपने आप क्लाइंट से बात करें कि हमें ये अगर अच्छी एसईओ चाहिए तो हमें वेबसाइट भी ठीक करनी पड़ेगी। अगर आपकी वेबसाइट मोबाइल पे लोड नहीं हो रही तो हमें लोड करवानी पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें टेक्निकली बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, लेकिन आपने इन सब इश्यूज़ को फिक्स करने के लिए क्लाइंट से कहना है कि डेवलपर को हायर कर ले। अगर आपका अपना बिजनेस है तो आप तब भी किसी न किसी डेवलपर को हायर करके इन चीज़ों को फिक्स करवाएंगे, क्योंकि ये भी इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। और अगर इनकी वजह से आपकी वेबसाइट या आपका कंटेंट को गूगल इंडेक्स नहीं कर पा रहा तो वो आपको पेनलाइज कर सकता है या आपकी एसईओ अफेक्ट हो सकती है। तो हमारा चूँकि काम एसईओ को बेहतर करना है, तो हम चाहेंगे कि हम इन तमाम फैक्टर्स को बेहतरीन कर लें। और ये मैंने आपको मेन बड़े बड़े जो है वो टॉपिक्स बता दिए हैं ऑन पेज के अंदर। हम फर्दर इनके डिटेल में जाएंगे और इसमें हम एक एक फैक्टर को प्रैक्टिकल करने की कोशिश करेंगे, और इसमें ज़्यादातर हैंड्स ऑन आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, जिसमें आपको मैं दिखाऊंगा भी कि कैसे ये गलत होता है, कैसे ठीक करना होता है, और अगर आप करना चाहें तो आप कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि HTML मेटा टैग्स क्या होते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने पहले डिस्कस किया था कि HTML क्या होती है। तो HTML बेसिकली हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है जिसके ऊपर पूरा इंटरनेट चलता है। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि गूगल जो है वो आपकी वेबसाइट को जो विजुअली है वो नहीं देखता, बल्कि पीछे जो उसकी कोड है वो देखता है। और वो कोड किस तरह से लिखा हुआ होता है, अगर किसी भी आप वेबसाइट को देखें उसके सोर्स में जाकर, तो उसको कुछ इस तरह से पूरी वेबसाइट का कोड डिवाइडेड होता है, जिसमें मेनली जो सेक्शंस होते हैं वो HTML, हेड और बॉडी, ये 3 सेक्शन मेनली किसी भी वेबसाइट के ऊपर होते हैं। तो हमने भी इसको अंडरस्टैंड करना है SEO के लिए कि किस तरह से हम इनको यूज करते हुए गूगल को इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं HTML कोड्स के थ्रू। सो मेटा टैग्स क्या होते हैं? सो मेटा टैग्स को देखने में कुछ इस तरह से नजर आते हैं, जिसमें डिफरेंट इंफॉर्मेशन गूगल को या ब्राउजर्स को दी जाती है। ये मेटा टैग्स बेसिकली आपकी एसईओ में हेल्प करते हैं, क्योंकि गूगल जो है वो आपका विजुअल कंटेंट नहीं पढ़ता, बेसिकली वो पीछे कोड में आपकी इंफॉर्मेशन पढ़ता है। और मेटा टैग्स में तकरीबन 2 चीजें क्लियर डिफाइन हुई होती हैं। फॉर एग्जांपल, एक टैग का नाम क्या है, जिस तरह से डिस्क्रिप्शन की बात हो रही है या कीवर्ड्स की बात हो रही है, और दूसरा उसकी वैल्यू क्या है। वैल्यू बेसिकली वो आपका कंटेंट है या वो वैल्यू है जो आप गूगल को देना चाहते हैं, तो उसको वैल्यू में डालते हैं। सो बेसिकली ये पूरी जो कमांड है या पूरा ये टैग है, बेसिकली इसको मेटा टैग्स बोलते हैं। सवाल ये है कि ये मेटा टैग्स हम डालते कहां पर हैं? तो आपने ये याद रखना है कि जितने भी मेटा टैग्स हैं वो सारे हेड सेक्शन में जाते हैं। हेड सेक्शन फॉर एग्जांपल इस तरह से जब आप टैग्स लिखते हैं तो ये सारे के सारे टैग्स हेड से स्टार्ट होके और जहां हेड खत्म होता है उसके बीच में ये डाले जाते हैं, और ये विजिबल नहीं होते पब्लिकली। सो आपको जो भी कंटेंट पेज पर नजर आता है वो सारे का सारा बॉडी टैग से स्टार्ट होता है, जैसे कि हमने पहले जिक्र किया। लेकिन जितने भी मेटा टैग्स हैं वो सारे के सारे आपने हेड सेक्शन में डालने हैं। सवाल ये है कि मेटा टैग्स की इंपॉर्टेंस क्या है और इसमें इंपॉर्टेंट मेटा टैग्स कौन से हैं। सो मेटा टैग्स बेसिकली आपके वो जो टाइटल और डिस्क्रिप्शन जो गूगल पिक करता है उसमें कीवर्ड्स एनरिचमेंट के लिए यूज होते हैं। अगर आपने अपने पेज का टाइटल ठीक नहीं लिखा या आपने अपनी डिस्क्रिप्शन ठीक नहीं लिखी तो गूगल समझता है कि ये पेज इंपॉर्टेंट नहीं है। या अगर आपने अपना टारगेटेड कीवर्ड अपने मेटा टैग्स में यानी कि टाइटल और डिस्क्रिप्शन में नहीं डाला
तो गूगल को नहीं पता चलेगा कि ये पेज किसके बारे में है। सो उसको डालने के लिए हमने 3-4 इंपॉर्टेंट मैटर टैग्स के ध्यान में रखना होता है, जिसमें सबसे पहले टाइटल टैग है। और टाइटल टैग लिखने में कुछ इस तरह से नजर आता है आपको। आप ये देखेंगे कि टाइटल का टैग ओपन हो रहा है और टाइटल का टैग क्लोज हो रहा है, और उसके बीच में जो भी टेक्स्ट है, जिस तरह से टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट, ये टेक्स्ट आपका विजिबल होगा गूगल में या आपके ब्राउजर के टैब में। सो ये एसईओ में ये टाइटल टैग सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है? जब भी आप गूगल में कुछ सर्च करते हैं तो सबसे पहले आपको टाइटल नजर आता है जो ब्लू कलर में लिखा हुआ होता है। मैं आपको अभी इसकी एग्जांपल दूंगा। और जब भी आप किसी ब्राउजर को ओपन करते हैं तो उसके ऊपर आपको जो टैब का जो टाइटल है, जो पेज का टाइटल है, वो आपको यही टाइटल टैग से ही वो पिक करता है ब्राउजर। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कोई पेज बनाया है, उसमें अगर आपने टाइटल ऑप्टिमाइज नहीं किया या प्रॉपरली नहीं लिखा, तो वो आपको नुकसान देगा। अगर आपने एसईओ बेहतर करनी है तो आप इसको ऑप्टिमाइज करेंगे, और इसकी लेंथ जो है तकरीबन वो 70 कैरेक्टर्स तक आप जा सकते हैं। इस पर भी हम मजीद बात करेंगे कि लेंथ क्यों इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्शन टैग देखने में कुछ इस तरह का लगता है, और ये डिस्क्रिप्शन में बेसिकली आप अपनी वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, और आपके पास जो कैरेक्टर लिमिट है वो 300 लेटर्स तक है, लेकिन गूगल दिखाता 150 लेटर्स तक है, या टू बी वेरी प्रिसाइज 156 लेटर्स तक वो दिखाता है। आपको लिखनी 300 कैरेक्टर्स तक होती है। 300 कैरेक्टर्स का मतलब यह है कि आप उसमें डिफरेंट डिस्क्रिप्शन को लेंथी करके अपनी एक्सप्लेन कर सकते हैं। गूगल उसको अपनी मर्जी से 156 कैरेक्टर्स तक लिखता है, लेकिन बहुत सारे लोग इसको अभी भी 156 तक ही लिखते हैं, ताकि वो मेक श्योर कर लें कि गूगल सिर्फ वही दिखाए जो उन्होंने लिखी है। तो डिस्क्रिप्शन टैग भी अगेन जिस तरह से टाइटल टैग है, डिस्क्रिप्शन टैग में आप अपना कंटेंट लिखते हैं, जो भी यहाँ लिखेंगे वो गूगल में विजिबल होगा, और यहाँ पर आप यूजुअली अपने कीवर्ड से इसको ऑप्टिमाइज करते हैं। डिस्क्रिप्शन टैग की खासियत ये भी है कि जब लोग टाइटल पढ़ते हैं गूगल सर्च में, तो डिस्क्रिप्शन में आप अपने टाइटल को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने टाइटल में मोबाइल फोन लिखा है या मोबाइल फोन स्टोर लिखा है, तो नीचे आप थोड़ी सी अपनी डिटेल बता सकते हैं कि आप इस स्टोर में क्या क्या करते हैं या क्या क्या चीजें प्रोवाइड करते हैं। याद रहे कि आपने टाइटल में और डिस्क्रिप्शन में दोनों में आपने कीवर्ड्स को यूज करना है, और हम इसको भी मजीद डिस्कस करेंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट टैग है कीवर्ड्स टैग। कुछ लोग इसको अभी भी यूज करते हैं, लेकिन गूगल ने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया है। लोगों का ये कहना है कि अगर गूगल ने डिसकंटिन्यू किया है, लेकिन बाकी सर्च इंजन शायद अभी भी इसको कंसीडर करते हैं। इस कीवर्ड टैग्स में होता क्या है? इन कीवर्ड टैग में गूगल पहले ये कहता था कि आप अपने पेज के बारे में 2-3 मेन कीवर्ड्स लिख दें कि ये पेज किस बारे में है। इससे गूगल को या बाकी सर्च इंजन को ये अंदाजा हो जाता था कि ये पेज में क्या क्या बात डिस्कस हो रही है, और वो उसके अगेंस्ट उसको रैंक करने की कोशिश करते थे। गूगल ने कुछ साल पहले इसको डिसकंटिन्यू कर दिया। उन्होंने कहा कि जी हमारा मशीन लर्निंग एल्गोरिदम या हमारा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एल्गोरिदम है, वो इस कदर इंटेलिजेंट है कि हम आपका पेज का कंटेंट देखकर ये बता सकते हैं कि ये पेज किस बारे में है, तो आपको हमें बताने की जरूरत नहीं है कि आपका पेज किस बारे में है। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग इसको लिखते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं भी लिखते हैं। तो अगर आप लिखेंगे तो मसला नहीं है, अगर आप नहीं लिखेंगे तो भी मसला नहीं है, लिखने में भी बुराई कोई बात नहीं है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेटा टैग्स जब हम गूगल में सर्च करते हैं तो आपको इस तरह से नजर आते हैं। ये जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं ये टाइटल और डिस्क्रिप्शन है। जिस तरह से आप अगर हम सर्च करें डीजी स्किल्स गूगल पे तो हमें कुछ इस तरह से रिजल्ट्स नजर आते हैं। तो आप इसमें देखेंगे कि एक ब्लू कलर में जो लाइन है ये बेसिकली टाइटल है, और उसके नीचे जो ग्रीन वो यूआरएल है, और नीचे जो टेक्स्ट है बेसिकली वो डिस्क्रिप्शन है। गूगल ने ये टाइटल और डिस्क्रिप्शन बेसिकली आपकी वेबसाइट से पिक किया है। हमने ये देखना होता है कि ये टाइटल और डिस्क्रिप्शन किस तरह से नजर आ रही है, और हमने ये कंट्रोल करने के लिए हमें अपने टाइटल और डिस्क्रिप्शन अपनी वेबसाइट के ऊपर ऑप्टिमाइज करने पड़ते हैं, ताकि यहाँ पर वो ऑप्टिमाइज हो जाए। इसमें एक चीज का ख्याल रखिएगा कि अगर आपने कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन की है, इसको इतना ऑप्टिमाइज ना करें कि वो पढ़ने वाले को अजीब लगे, वो बुरा लगे। आप सिर्फ इसको प्रॉपर सेंटेंस स्ट्रक्चर में लिखेंगे, और कोशिश ये करेंगे कि कम से कम उनको पता चले कि ये हमने कोशिश की है एसईओ करने की। लेकिन ये चीजें हमेशा साथ साथ चलती रहती हैं, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता इसकी खुद समझ आ जाएगी। इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि ये टाइटल और डिस्क्रिप्शन बेसिकली HTML से आई है, और मैं अब आपको लाइव दिखाऊंगा कि ये कहां पर लिखी हुई है और गूगल क्यों इसको ऐसे ही पिक कर रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने डिजिस्किल्स की वेबसाइट ओपन की। इसमें आपको विजिबली जो नजर आ रहा है ये सारा का सारा टेक्स्ट बेसिकली HTML से पिक हो रहा है, लेकिन ये सब कंटेंट जो है बॉडी टैग में है। अगर मैं ये देखना चाहूँ कि इसके बॉडी टैग में क्या है और इसके हेड टैग में क्या है, तो मैं कहीं पर भी इसको क्लिक करूंगा, मैं राइट क्लिक करूंगा और राइट क्लिक करके इसके मैं व्यू पेज सोर्स कर लूंगा। जैसे इसका सोर्स ओपन होगा तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसको आप जो HTML का स्ट्रक्चर जैसे आपने देखा था उसमें आपको कुछ मिलता जुलता स्ट्रक्चर नजर आएगा। ऊपर से आप नीचे तक जाएंगे तो आपको काफी ज्यादा कोडिंग मिलेगी।
जो कि डेवलपर्स का काम है, लेकिन हमें इसको अंडरस्टैंड करना है कि ये कैसे काम करती है। मैं अगर जूम इन करूं तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये हेड सेक्शन स्टार्ट हो रहा है, जिसको मैंने हाईलाइट किया, और उसके बाद ये टाइटल सेक्शन स्टार्ट हुआ और ये खत्म हो रहा है यहाँ पर स्लैश टाइटल के ऊपर जाके। सो आपको याद होगा कि जब भी HTML टैग ओपन होता है उसको हमने क्लोज भी करना होता है, और उसके बीच में जो भी टेक्स्ट होगा वो उसकी वैल्यू कहलाएगी। सो डिजी स्किल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम वही रिजल्ट है जो हमने गूगल में अभी देखा था। और उसके बाद अगर आप देखें तो नेक्स्ट जो टैग है वो डिस्क्रिप्शन का है, और इसको अगर आप सिलेक्ट करें तो ये तकरीबन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और नीचे जाके खत्म हो रहा है। सो ये डिस्क्रिप्शन टैग वही डिस्क्रिप्शन है जो गूगल ने यहाँ से पिक की थी। सो जब आप बेसिकली अपने HTML पेज में जो भी आप टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखेंगे तो वो इस तरह से ही गूगल में नजर आएगी। जैसे कि आपने देखा कि मेटा टैग्स क्या होते हैं और उसको हम क्यों यूज करते हैं। सो ये मेटा टैग्स बेसिकली बेस है आपकी ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन की, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। सो मेटा टैग्स के लिए यहीं तक ही। जैसे कि आपको याद होगा कि हमने काफी डिटेल में कीवर्ड रिसर्च पढ़ी थी, और हमने ये भी देखा था कि कीवर्ड्स को कैसे आपने रिसर्च करना है, फिर उसको शॉर्टलिस्ट करना है और उसको ऑर्गेनाइज करना है। लेकिन वो कीवर्ड की एक्सरसाइज हमने की क्यों थी? असल में तो वो कीवर्ड्स अब हमें काम आएंगे, क्योंकि जब हम ऑप्टिमाइज करते हैं तो हम वही कीवर्ड जो है वो यूज करते हैं अपने कंटेंट के अंदर। सो मैंने जैसे एक एग्जांपल ली थी मोबाइल स्टोर की। सो आपको याद होगा कि हमने मोबाइल स्टोर के अगेंस्ट मोबाइल फोन एसेसरीज और इस तरह से मिलते जुलते हमने कीवर्ड रिसर्च किए थे, क्योंकि मुझे ये लगा कि अगर मैं मोबाइल स्टोर ओपन करूंगा तो मेरी जो ऑडियंस है वो इस तरह से कीवर्ड ढूंढेगी, और हम चाहेंगे कि हमारी वेबसाइट उस तरह से ऑप्टिमाइज हो जाए। सो अब तक कीवर्ड रिसर्च तो ठीक थी, लेकिन उसको ऑप्टिमाइज करना कैसे है, असल में हम ये डिस्कस कर रहे हैं। सो मैंने जब कीवर्ड रिसर्च किए तो मैंने कुछ इस तरह से ग्रुप्स बनाए, और जो कि मैंने बताया था कि जब आपने कीवर्ड रिसर्च करने हैं तो आपने उनके ग्रुप्स बनाने हैं, और हर ग्रुप में एक प्राइमरी कीवर्ड होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये 4 ग्रुप्स हैं और 4 डिफरेंट ग्रुप्स हैं, इनमें डिफरेंट सेंस बन रही है, लेकिन ये जो ग्रुप्स हैं इनमें जो हर ग्रुप के अंदर जो कीवर्ड्स हैं वो आपस में मिलते जुलते हैं। सो होता क्या है कि आप जब कीवर्ड रिसर्च करते हैं तो आप हर ग्रुप में एक प्राइमरी कीवर्ड लेते हैं और उससे मिलते जुलते कीवर्ड्स को उसी ग्रुप में डाल देते हैं। ये ग्रुप तकरीबन 5 से 12, 10, 15 इसके अराउंड आप अपने कीवर्ड के ग्रुप्स बना सकते हैं। कोशिश करें कि कीवर्ड के ग्रुप्स छोटे रखें। अगर आपको ये लगे कि ग्रुप में डिफरेंट किस्म की वो कीवर्ड्स आ रहे हैं तो 2 ग्रुप्स बना लें, ना कि एक ही ग्रुप में सबको आप उसमें घुसाते जाएं। सो इससे फायदा ये होगा कि आप ज्यादातर ऑप्टिमाइज कर सकेंगे अपने कंटेंट को डिफरेंट ग्रुप्स के अगेंस्ट। सो ये मैंने 4 ग्रुप्स बनाए, इनमें से मैं एक ग्रुप पकड़ूंगा और उनको मैं की पेज के साथ असाइन कर दूंगा। सो जितने भी ग्रुप्स आप बनाएंगे बेसिकली हर ग्रुप एक पेज के साथ असाइन करना जरूरी है। तो आपके जितने पेजेस हैं आप उनके साथ एक एक ग्रुप अटैच कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नई वेबसाइट बना रहे हैं या आपके क्लाइंट अगर नई वेबसाइट बना रहा है तो अगर उसने कीवर्ड रिसर्च नहीं की तो उसके पेजेस भी नहीं हैं, तो आप क्या करेंगे कि आप उनको एक ग्रुप दिखाएंगे और उनको बताएंगे कि जी देखें ये सर्च हो रहा है और हमें लगता है कि इसके ऊपर एक पेज बनना चाहिए। या अगर आपका अपना बिजनेस है तो फिर डेफिनेटली आप ये डिसीजन लें कि जो लोग वो कीवर्ड सर्च कर रहे हैं जो आपकी प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड है और आपको लगता है कि ये आपकी टारगेट ऑडियंस सर्च कर सकती है और अगर ये सर्च करके आए तो आपको सेल जनरेट हो सकती है, तो आपने ये डिसीजन लेना है कि इस ग्रुप के ऊपर मुझे एक पेज बना लेना चाहिए ताकि हम उसके ऊपर ऑप्टिमाइज करें। तो ये ऑप्टिमाइजेशन की जो मैं बात कर रहा हूं वो मैं आपको बताता हूं कि कैसे होती है। तो फॉर एग्जांपल मैंने ग्रुप नंबर 1 लिया और मैंने उसको पेज नंबर 1 के साथ एसोसिएट कर दिया। अब आप जैसे कि आप देख सकते हैं कि पेज नंबर 1 के साथ जब मैंने उसको एसोसिएट किया तो वो मोबाइल फोन प्राइसेस, लेटेस्ट मोबाइल फोन और इस तरह के डिफरेंट जो है मैंने कीवर्ड एक ही जगह पे रख दिए। इसमें देखने वाली बात यह है कि मोबाइल फोन मेरा प्राइमरी कीवर्ड था, लेकिन फिर मैंने मोबाइल फोन के साथ प्राइसेस देखी, फिर मैंने मोबाइल फोन के साथ लेटेस्ट लगा दिया, ऑनलाइन देखा। ये सब वो सर्चेज हैं जो हमारी टारगेट ऑडियंस सर्च कर रही है। इसमें हमारा कुछ नहीं है या आपने भी अपनी कोई पर्सनल इसमें टेक नहीं डालनी। उसमें सिर्फ आपने ये करना है कि आपने गूगल से ये पिक करने हैं। सो आपका पर्सनल ओपिनियन इसमें नहीं आ सकता। आपका पर्सनल ओपिनियन आएगा जब आप कीवर्ड रिसर्च करेंगे। जब आप कीवर्ड रिसर्च करेंगे तब आप सारे के सारे कीवर्ड्स गूगल में डालकर उसको रिसर्च कर लें कि उसके अगेंस्ट गूगल क्या क्या क्वेरीज बता रहा है। लेकिन जो गूगल से डेटा आपने डाउनलोड किया है उसको एक्सेल शीट में डाला है, वो डेटा आपने यूज करके कीवर्ड ग्रुप्स बनाने हैं और ग्रुप्स बनाकर आपने एसोसिएट करना है। जैसे कि हमने पहले जिक्र किया कि टाइटल और डिस्क्रिप्शन मेटा टैग्स जो होते हैं वो ऑन पेज की पहली कंडीशन है या पहली शुरुआत वहां से होती है। अब ये कीवर्ड्स मैंने कैसे टाइटल में डाले आप देख सकते हैं कि मेरे डिफरेंट कीवर्ड्स एक ही फ्रेज के अंदर रिपीट हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल
जब मैं लिखूं लेटेस्ट ऑनलाइन मोबाइल फ़ोन प्राइसेस इन पाकिस्तान, तो उसमें काफ़ी कीवर्ड्स मैंने मर्ज करके एक लंबी सी फ्रेज बना दी, जो गूगल को ये बताने की कोशिश की कि इसमें काफ़ी सारे कीवर्ड्स हैं, और चूंकि ये सब कीवर्ड्स गूगल में लोग सर्च करते हैं, तो मैं चाहूँगा कि इसमें मैक्सिमम मैं इसको इन मैक्सिमम कीवर्ड्स को मैं टाइटल के अंदर लिखूँ। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फ़ोन मेरा कीवर्ड था, तो वो मोबाइल फ़ोन भी आ रहा है। मेरा मोबाइल फ़ोन प्राइसेस था, तो मोबाइल फ़ोन प्राइसेस भी आ रहा है। और उसके बाद लेटेस्ट मोबाइल फ़ोन था, वो भी आ रहा है उसके बीच में। और मोबाइल फ़ोन्स इन पाकिस्तान, गोया कि ये इकट्ठे नहीं आ रहा, लेकिन मोबाइल फ़ोन प्राइसेस इन पाकिस्तान मैंने लिखा है। तो गूगल इतना इंटेलिजेंट है कि अगर कोई मोबाइल फ़ोन इन पाकिस्तान सर्च कर रहा हो, तो मोबाइल फ़ोन प्राइसेस इन पाकिस्तान पेज रैंक कर सकता है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन इन पाकिस्तान के बीच में सिर्फ प्राइसेस का वर्ड है। सो ये पूरा टाइटल इसलिए सेंस बना रहा है क्योंकि मैंने सारे के सारे कीवर्ड्स उसमें प्रॉपरली यूज किए हैं, और मैं चाहूंगा कि सब सर्चेस गूगल इनको टाइटल में देखे, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि गूगल जब मेरा टाइटल देखे तो उसको पता चले कि ये टाइटल किस पेज के ऊपर है और ये किस टॉपिक के बारे में है। और मेरा टॉपिक है मोबाइल फोन्स, तो मैं ये चाहता हूं कि मोबाइल फोन्स के ऊपर मेरा ये पेज ऑप्टिमाइज रहे, तो मैंने उसको यूज किया टाइटल के अंदर, और यही काम मैं डिस्क्रिप्शन में भी करूंगा। लेकिन चूंकि हमारे पास डिस्क्रिप्शन की लेंथ ज्यादा होती है, और मैंने ये भी बताया कि हम 300 कैरेक्टर्स तक जा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग रिकमेंड करते हैं कि 156 तक ही आप लिखें, तो मैंने 156 कैरेक्टर्स की एक डिस्क्रिप्शन लिखी। सेम कीवर्ड्स को मैंने दोबारा से यूज किया, लेकिन इस बार मैंने डिस्क्रिप्शन में यूज किया, और चूंकि मेरे पास जगह ज्यादा थी, तो मैंने उसको प्रॉपरली प्लान करके एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में बनाया। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा गेट अपडेट्स ऑन द लेटेस्ट मोबाइल फोन प्राइसेस इन पाकिस्तान। पहले सेंटेंस में मैंने जब लिखा गेट अपडेट्स, इसका मतलब मैं लोगों को इनवाइट कर रहा हूं कि आप अपडेट्स लें ऑन लेटेस्ट मोबाइल फोन्स इन पाकिस्तान, लेटेस्ट मोबाइल फोन्स इन पाकिस्तान के ऊपर। तो यही मेरा कीवर्ड था, उसके अंदर मोबाइल फोन इन पाकिस्तान, लेटेस्ट मोबाइल फोन्स, ये सब कवर हो रहे हैं। प्राइसेस का सेक्शन मैंने आगे डिस्कस किया, जिसमें सेकंड लाइन में हमारा चूंकि मोबाइल का नाम, हमारे मोबाइल स्टोर का नाम एबीसी मोबाइल्स है, तो एबीसी मोबाइल्स इज एन ऑनलाइन फोन स्टोर एंड वी प्रोवाइड अपडेटेड प्राइसेस ऑन लेटेस्ट स्मार्टफोन्स। सो इसमें मैंने ना सिर्फ प्राइसेस का वर्ड यूज किया, बल्कि मैंने स्मार्टफोन्स भी यूज कर लिया, क्योंकि वो मुझे लगता है कि एक सिनोनिम टाइप वर्ड है, जो कि अगर कोई मोबाइल फोन्स लिख रहा हो तो वो स्मार्टफोन्स भी शायद लिख सकता है। अब चूंकि स्मार्टफोन्स की प्राइमरी फोकस नहीं था, मेरा प्राइमरी फोकस मोबाइल फोन्स के ऊपर था, तो मैंने मोबाइल फोन्स को इसके ऊपर ऑप्टिमाइज किया। लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर आपको लगे कि स्मार्टफोन्स भी लोग सर्च करते हैं, तो आप स्मार्टफोन्स का एक डिफरेंट ग्रुप बनाकर प्रॉपर उसके डिफरेंट जो है टाइटल और डिस्क्रिप्शन बनाकर एक नए पेज को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, जिसका नाम भी आप स्मार्टफोन्स के साथ रख दें। ये आपने डिसाइड करना होता है कि कितनी आपने, आपके पास बैंडविड्थ कितनी है, मतलब कि आपके पास टीम कितनी है, रिसोर्सेज कितने हैं, आप एक बंदा काम कर रहा है या 10 बंदे काम कर रहे हैं। ऑफ कोर्स अगर आपके पास स्ट्रेंथ ज्यादा है तो आप इसको एक्सपेंड करेंगे और आप ज्यादा से ज्यादा पेजेस बनाना चाहेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा आपकी रीच हो, ज्यादा से ज्यादा आपका जो है वो वेबसाइट और बिजनेस फैले, ताकि जब भी कोई कुछ भी सर्च करे आपके बिजनेस से रिलेटेड, अल्टीमेटली उनको आप मिल जाएं। सो ये टाइटल और डिस्क्रिप्शन जब मैं लिखूंगा, तो टेक्निकली HTML के अंदर मैं जब उसको देखूंगा तो वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इसमें टाइटल ये HTML फॉर्मेट में लिखा हुआ है, और डिस्क्रिप्शन भी मेटा डिस्क्रिप्शन फॉर्मेट में प्रॉपरली लिखी हुई है, जिसमें रेड कलर में जो टेक्स्ट नजर आ रहा है आपको, ये मेरी वैल्यूज हैं। अच्छा, अब होता ये है कि अक्सर लोगों को परेशानी ये होती है कि ये अब हम कैसे याद करें या कैसे लिखें। आपको याद होगा कि मैंने आपको ये बताया था कि HTML आपने सीखनी इतनी है जितनी SEO की हद तक आपको आ जाए। सो इसमें बहुत सारे टूल्स भी अवेलेबल हैं जो आपकी ज़िंदगी आसान कर देते हैं। आपको HTML सीखने की भी ज़रूरत नहीं है, बस आपको समझने की ज़रूरत है, और आप उन टूल्स को यूज़ करके अपना टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक टूल मैं आपको बता देता हूँ जिसका नाम है SEO Mofo। इसमें जब आप अपने टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो बिल्कुल ये आपको बताता है कि ये गूगल में नजर कैसे आएगा। तो अगर इसके ऊपर फील्ड लिखी हुई होती है जिसमें आपको ये बताता है कि आपने टेक्स्ट कितना लंबा लिखा है या आप कितना लंबा लिख सकते हैं, और उसके बाद डिस्क्रिप्शन कितनी लंबी आप लिख सकते हैं और आप कितनी लिख चुके हैं। जब आप ये लिखेंगे उसके बाद URL भी लिखेंगे, तो नीचे आपको वो एक डेमो दिखाएगा कि आपका ये जो मेटा टैग्स हैं, ये जो स्निपेट है, ये गूगल के ऊपर इस तरह से नजर आएगा। सो ये जो पार्ट आपको नजर आता है सर्च के अंदर, इसको सर्च स्निपेट भी बोलते हैं। सो ये मैं आपको लाइव डेमो भी करके दिखा देता हूं कि ये कैसे पॉसिबल है। आइए देखते हैं। मैं गूगल पे जाऊंगा और लिखूंगा SEO Mofo। आप SEO Mofo सर्च कर सकते हैं। आपको ये SEO Mofo का जो गूगल सर्च स्निपेट ऑप्टिमाइजेशन टूल, ये आपको टूल मिल जाएगा और वो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। इसमें आप अपना टाइटल लिखेंगे, यहाँ डिस्क्रिप्शन लिखेंगे और यहाँ पर अपना URL लिखेंगे, तो आपको बेसिकली वो नीचे पूरा वो बता देगा कि किस तरह से
आपका वो टेक्स्ट नज़र आएगा। सो मैं कुछ भी यहाँ पर लिखूँ वो आपको नीचे लाइव दिखाएगा। सो देखने वाली बात यह है कि इसमें वो 70 कैरेक्टर्स की लिमिट मुझे बता रहा है और यहाँ पर मुझे 156 कैरेक्टर्स की लिमिट बता रहा है। लेकिन जब आप लिखेंगे तो अक्सर ये भी होता है कि आप कम टेक्स्ट में आपकी स्पेस ज़्यादा कवर हो जाती है। सो गूगल आपके सिर्फ कैरेक्टर्स नहीं देखता, आपके कैरेक्टर्स का फैलाव भी देखता है, वो ये भी देखता है कि सर्च कितनी एक्सटेंड हो रही है। सो मैं अभी एग्जांपल लेता हूँ, मोबाइल फोन्स इन पाकिस्तान। तो आप देखेंगे नीचे जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ वो वैसे वैसे गूगल में वो मुझे दिखा रहा है कि गूगल में ये कैसे नज़र आएगा। और अगर मैं इसी में मैं अगर डिस्क्रिप्शन लिखूँ आप देखेंगे कि जैसे जैसे मैं डिस्क्रिप्शन लिख रहा हूँ वो मुझे नीचे उसका लाइव डेमो दिखा रहा है और साथ में ये भी बता रहा है कि मैंने कितना लंबा यानी मेरी कैरेक्टर्स की लेंथ क्या है। अभी तक मैं 28 कैरेक्टर्स की लिख चुका हूँ, टाइटल में 25 कैरेक्टर्स की लिख चुका हूँ। इसका मतलब ये भी है कि मेरे पास अभी गुंजाइश है, मैं टाइटल और डिस्क्रिप्शन और भी बढ़ा सकता हूँ। और यहाँ पर मैं अपनी डोमेन लिखकर ये भी देख सकता हूँ कि मेरी डोमेन के साथ वो कैसा लगेगा। आप देखेंगे जैसे मैंने abcmobiles.com लिखा उसने मुझे ग्रीन कलर में नीचे दिखा दिया। ये टूल आप यूज़ कर सकते हैं अपने लिए भी और आप इसमें डिस्क्रिप्शन लिखकर एग्जैक्टली जान सकते हैं कि आपका वो टेक्स्ट कैसे नज़र आएगा। जैसे कि आपने देखा कि मैंने SEO मोफो से टाइटल लिखकर डिस्क्रिप्शन लिखकर मैंने अपना स्निपेट जनरेट कर लिया और यही चीज़ आप गूगल को आप इस पे ये लिख के देख सकते हैं कि आपका गूगल में कैसे नज़र आ रहा है। अगर आपने HTML जनरेट करनी है तो उसके लिए भी आप और भी जनरेटर ढूंढ सकते हैं, काफ़ी आपको टेक्स्ट वो मिल जाएंगे जनरेटर्स जो आपका ये HTML टैग्स वगैरह जनरेट कर सकते हैं। आपने ये काम हर पेज के लिए करना है। आप याद रखिएगा जितने भी आपने कीवर्ड ग्रुप सर्च किए हैं वो आपने हर पेज पे ऑप्टिमाइज करने हैं। ये काम रिपीट होता है हर पेज के लिए क्योंकि आपने SEO हर पेज की करनी है और आप चाहते हैं कि आपका हर पेज रैंक करने के काबिल हो जाए। इसलिए ज़रूरी है कि आप हर पेज की कीवर्ड रिसर्च भी करेंगे तो आप हर पेज की उसको ऑप्टिमाइज भी करेंगे और हर पेज का एक कीवर्ड का ग्रुप बन जाता है जो आप उसके लिए यूज़ करते हैं। ग्रुप बनाने से एक फ़ायदा और भी होता है, वो फ़ायदा ये कि जब आप एक पेज का ग्रुप बना लेते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि वो कीवर्ड्स दूसरे पेज पर असाइन ना हो। आप पेज 1 के ग्रुप 1 कीवर्ड्स को आप पेज 2 के ऊपर यूज़ नहीं कर सकते। पेज 2 का ग्रुप 2 कीवर्ड्स बनाएं जो है वो सब आप जब उसको ऑप्टिमाइज करेंगे इससे ये होगा कि आपका कंटेंट डुप्लीकेट नहीं होगा और डुप्लीकेट नहीं होगा तो गूगल आपको ओवरलैप नहीं करेगा कि आपने मतलब अपना ही कंटेंट कॉपी किया है या आपके एक ही पेजेस दो कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर रहे हैं तो गूगल कंफ्यूज हो जाएगा कि किस कीवर्ड के ऊपर मैं किस पेज को रैंक करूं क्योंकि दोनों में वो आ रहा है। कोशिश करें कि फोकस रखें अपनी अप्रोच और ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें वो कीवर्ड जो आपने उस ग्रुप में असाइन किए हैं। अगर आपके पास और कीवर्ड्स हैं उसके लिए एक और पेज बनाएं और उसको वहां पर ऑप्टिमाइज करें। अगर आप वर्डप्रेस यूज़ करते हैं ये जो हमने एक्सरसाइज की बेसिकली ये जो टैग्स हैं ये उसके लिए यूज़ होते हैं जो HTML वेबसाइट्स के लिए हैं, लेकिन CMS की भी हमने बात की थी कि उससे ज़िंदगी आसान हो जाती है। तो अगर आप वर्डप्रेस यूज़ करते हैं जो कि हमने रिकमेंड भी किया है, आप वर्डप्रेस यूज़ करते हुए एक प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं जो आपको कुछ इस तरह से ऑप्शन देता है। जब आप अपने पेज के टाइटल या पेज क्रिएट करते हैं तो आप इस तरह से वो आपको नीचे दिखाता है कि आपको किस तरह से वो गूगल में नजर आएगा और आप यहीं पर ही अपना पेज का टाइटल और डिस्क्रिप्शन ऑप्टिमाइज कर लेते हैं। यहाँ तक कि आपको URL की भी ऑप्टिमाइजेशन की ऑप्शन देता है। जब आप ये ऑप्टिमाइज कर लेंगे तो आपको बजाय इसके कि SEO मोफो या दूसरे टूल्स पे जाना पड़े आप एग्जैक्टली यहीं से देख लेंगे कि आपका वो गूगल में किस तरह से नजर आएगा और आप इसी को यहीं पर ऑप्टिमाइज कर लेंगे। इस तरह से आपकी ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन जो मेटा टैग्स वाला पार्ट है वो अच्छी तरह से पूरा हो जाएगा। SEO मोफो में तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये टूल जो है वो किस तरह से आपको गूगल में टेक्स्ट दिखाता है, लेकिन उसके अलावा भी आप टैग जनरेटर मिल जाते हैं जो आप जिससे आप मेटा टैग्स जनरेट कर सकते हैं। तो मैं आपको अभी लाइव दिखाऊंगा कि किस तरह से आप डिफरेंट मेटा टैग्स जनरेटर यूज करके अपने जो HTML कोडिंग है वो आप उसको जनरेट कर सकते हैं। मेटा टैग्स जनरेटर बेशुमार आपको मिल जाएंगे। अगर मैं गूगल पे जाऊँ और मेटा टैग जनरेटर लिखूँ तो आप नीचे रिजल्ट देखेंगे कि काफ़ी टूल आपको मिलेंगे। ये रोज़ नए टूल्स आते रहते हैं, पुराने बंद होते रहते हैं। SEO बुक का भी टूल अच्छा है, लेकिन मुझे आजकल जो पसंद है वो metatags.io है। अगर आप चाहें तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो SEO बुक भी मैं आपको दिखा देता हूँ और मैं metatags.io भी दिखा देता हूँ। लेकिन इसके अलावा बेशुमार टूल्स हैं, तो आपने इस बात से नहीं घबराना कि एक टूल नहीं चल रहा, तो आप बेशुमार दूसरे टूल्स भी ले सकते हैं। ये metatags.io
और ये एसईओ बुक, ये 2 टूल्स आपके सामने मौजूद हैं। एसईओ बुक में आप टाइटल लिखें, डिस्क्रिप्शन लिखें और कीवर्ड्स टैग, जो कि मैंने वजाहत की थी कि गूगल अब कीवर्ड्स को नहीं कंसिडर करता, लेकिन अगर आप चाहते हैं कीवर्ड लिखना तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। लेकिन metatext.io में आपको कुछ और चीज़ें भी एक्स्ट्रा मिलती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप टाइटल लिखें, यहाँ डिस्क्रिप्शन लिखें, तो वो आपको ना सिर्फ इसका प्रीव्यू दिखाता है, बल्कि मतलब ना सिर्फ आपको ये इसका कोड जनरेट करके देगा, बल्कि आपको प्रीव्यू भी दिखाएगा। तो अगर आप देखें कि आपका ये जो इन्फॉर्मेशन है ये राइट साइड में कैसे नज़र आएगी गूगल में, तो वो आपका टाइटल, आपका यूआरएल जो कि आप ऊपर लिखेंगे और नीचे आपकी डिस्क्रिप्शन दिखाएगा, बल्कि साथ साथ आपको फेसबुक में और ट्विटर में भी किस तरह से इन्फॉर्मेशन नज़र आ रही है वो भी दिखाएगा। तो लेफ्ट साइड से आप इनको फीचर्स एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कर सकते हैं। फिलहाल मुझे चूँकि गूगल चाहिए, सिर्फ गूगल के टैग्स जनरेट करने हैं, तो मैं गूगल लिखूँगा। अगर मुझे फेसबुक में देखना कैसे लगेगा, और फेसबुक के मैंने जो सोशल एसईओ का पार्ट है वो अगर आपने ओपन ग्राफ टैग्स डालने हैं, जो कि हम बाद में बात करेंगे, वो भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन इस टूल में सिर्फ हमें फ़िलहाल मेटा टैग्स की बात करनी है, तो उसके लिए आप गूगल का सेलेक्ट करें और नीचे यहाँ पर टैग लिखें। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ मैं लिखता हूँ मोबाइल फ़ोन, या इसका नाम अगर मैं सैमसंग मोबाइल फ़ोन का पेज बना रहा हूँ, ठीक है, और उसमें मैंने अगर कोई नोट 10 वगैरह जो भी मैंने रखा है वो आप लिख लेंगे यहाँ पर। तो मुझे वो साथ साथ ये भी बता रहा है कि मैंने टाइटल क्या लिखा है और उसके बाद उसके मैंने कितने करैक्टर यूज़ किए हैं। तो आपको पता है कि करैक्टर की लिमिट्स कितनी होती है, आप उस तक जा सकते हैं। लेकिन अगर आपका मकसद पूरा हो गया, अगर आप थोड़ी स्पेस छोड़ भी दें तो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन मेक श्योर करें कि आप मैक्सिमम स्पेस यूटिलाइज़ करें, ताकि आपके एसईओ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन चांसेस हों। टाइटल के बाद आप डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। फॉर एग्जांपल ABC मोबाइल्स इज़ द बेस्ट वेबसाइट फॉर सैमसंग मोबाइल फ़ोन्स, ठीक है। और ये आपने मेक श्योर करना है कि ये वो जो टाइटल और डिस्क्रिप्शन है ये गूगल में एज़ इट इज़ नज़र आएगी, और इसको ना सिर्फ कीवर्ड स्पेसिफिक बल्कि पिच भी आपने ऐसे करनी है कि लोग पढ़ने के बाद इसको क्वालिटी ओरिएंटेड भी समझें। सिर्फ कीवर्ड्स ही नहीं डालना मकसद इसमें, यहाँ पर कीवर्ड के साथ साथ उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर भी प्रॉपर होगा तो अच्छा होगा, वरना लोग ऑफेंड हो जाएंगे और वो लोग समझेंगे कि आप सिर्फ उनको जो है वो इन्फॉर्मेशन बेच रहे हैं या उनको कोई चीज़ बेच रहे हैं। अगर आप उनको प्रॉपरली हेल्प करने की गर्ज से ऐसे सेंटेंस लिखें जो आपकी पिच सेल्स पिच भी बन जाए, जो आपको प्रॉपरली बेचने में हेल्प भी करें और आपके साथ साथ कीवर्ड्स भी यूज़ हों। तो उसके लिए थोड़ा सा सेंटेंस स्ट्रक्चर अगर बेहतर करना हो तो आप बिल्कुल कीजिए। और मैं इसको अगर मज़ीद लिखना चाहूँ, गेट योर फोन्स एट चीप प्राइस इन पाकिस्तान। डिपेंडिंग ऑन कि आपने कौन से कीवर्ड सेलेक्ट किए हैं और आप उसके क्या लिखना चाहते हैं, आप सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे जैसे आप यहाँ लिखेंगे आप देखेंगे कि आगे गूगल में भी वो उस तरह से चीज़ें इन्फॉर्मेशन शो कर रहा है। आपने करेक्टर लेंथ की ध्यान रखना है। डिस्क्रिप्शन की जो लेंथ है बेसिकली वो 150 से 300 तक आप रख सकते हैं। मिनिमम 156 है और मैक्सिमम जो है 300 तक गूगल दिखाता है। तो जब आप कैरेक्टर लिमिट पूरी कर लें तो आपको यहाँ पर यूआरएल बेसिकली यहाँ से कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस वेबसाइट पे भी आप लगा रहे हैं यूआरएल तो उसी का खुद ही फैच होगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पर मेक श्योर करना है कि आपकी वेबसाइट ही यहाँ दिख रही हो, तो आप अपनी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर वो अपडेट कर दें ताकि यूआरएल भी आपका ही दिखे, abcmobiles.com। ओके, सो जैसे ही मैंने ये लिखा नीचे उसने इन्फॉर्मेशन अपडेट कर दी, तो वो दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं, आपको खुद ही क्लैरिफाई हो गया कि किस तरह से चीज़ें आप कर सकते हैं। अगर आपने कोड निकालना है तो ये राइट साइड में एक बटन है जनरेट मेटा टैग्स, आप इसको क्लिक करेंगे तो वो जो भी आपने कोड लिखा है उसकी आपकी कोड इन्फॉर्मेशन यहाँ से कॉपी कर लेंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें जो प्राइमरी मेटा टैग्स हैं उसने अलग लिखे हैं, लेकिन उसके बाद उसने फेसबुक के ओपन ग्राफ और फेसबुक का ट्विटर जो है ये भी इन्फॉर्मेशन डाली है, और ये हम बाद में करेंगे। जितने भी इन्फॉर्मेशन ओपन ग्राफ से रिलेटेड सोशल एसईओ में ये आपके टॉपिक में कवर्ड है, लेकिन ये है कि ये अभी हम इस पर बात नहीं करेंगे। अभी हमने सिर्फ ये वाले टैग्स कॉपी करने हैं। आप सारे भी कॉपी कर सकते हैं, अगर आपने और ओपन ग्राफ नहीं डाले हैं तो आप ये भी कॉपी कर लें। लेकिन अगर आप वर्डप्रेस या कोई और प्लगइन यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये देखना है कि डुप्लीकेट ना हो जाए। सो मेक श्योर करें कि जब आप टैग कॉपी कर रहे हैं तो वो डुप्लीकेट ना हो। आप इसको कॉपी करें और वहाँ पर अपनी वेबसाइट में जाके पेस्ट कर दें। इस टूल के साथ आप अपने टैग्स जनरेट कर सकते हैं। सो अगर आपको HTML नहीं भी आती कि इस टूल के ऊपर जाएं और इसके ऊपर अपने टैग्स लिखें, जो भी आपने टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखनी है उसके बाद जनरेट कर दें, तो आपको बड़ी आसानी से HTML उसकी जनरेट हो जाएगी और वो आप सीधा बस उसको कॉपी करेंगे तो वो आपका काम हो जाएगा उससे। कंटेंट इज किंग आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या वाकई कंटेंट किंग है? जी हाँ, कीवर्ड रिसर्च हम करते हैं इसलिए कि हमें अंडरस्टैंडिंग ये हो जाए कि लोग क्या सर्च करते हैं। हमें डिमांड अंडरस्टैंड करनी होती है ताकि उसके अगेंस्ट हम कंटेंट जनरेट करें। लेकिन कंटेंट जनरेट करने पे फोकस है
कि जनरेट करेंगे तो ही लोग कुछ पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे तो ही गूगल उसमें रैंक कर पाएगा। सो गूगल को इंडेक्स करने के लिए कंटेंट चाहिए, बगैर कंटेंट के गूगल वेबसाइट इंडेक्स भी नहीं कर सकता। सो इंडेक्सिंग बेसिकली होती क्या है, अगर आपने जो हमने पहले डिस्कस किया है, सो इंडेक्सिंग बेसिकली आपका कंटेंट ही इंडेक्स होता है, और गूगल जब ये देखता है कि आपके कंटेंट पे क्या है, वो तभी लोगों को दिखा पाता है कि जो आप सर्च कर रहे हैं वो इस वेबसाइट पे पड़ा हुआ है। इसमें हमने ज़रूर ये बात की कि मेटा टैग्स भी होते हैं, लेकिन मेटा टैग्स हेड सेक्शन में रह जाते हैं, जो कि HTML में हमने जिक्र किया था। लेकिन ये हेड सेक्शन गूगल के लिए और ब्राउजर्स के लिए हैं। इसमें जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो गूगल या ब्राउजर या दूसरे सर्च इंजन पिक करते हैं। हमें कंटेंट के लिए बॉडी सेक्शन देखना होता है। बॉडी में जो भी आप लिखेंगे वो पब्लिकली विजुअली लोगों को नजर आएगा, जो लोग देख सकते हैं वो कंटेंट सारा लोगों को जहां जो भी आप यहां लिखते हैं वो नजर आता है। हमें यह पता है कि सब कुछ HTML में होता है, लेकिन विजुअली जो ब्राउजर्स हैं वो HTML को दिखाते हैं, तो वो उसको प्रॉपर फॉर्म में दिखाते हैं। गूगल जो करता है क्रॉल, वो बेसिकली आपका कंटेंट है, और अगर आपकी वेबसाइट पे कंटेंट नहीं होगा तो वो आपको नहीं पिक कर सकेगा। बहुत बड़ा मसला लोगों को लगता है कंटेंट क्रिएट करना, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि कंटेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, या बहुत हेक्टिक है लिखना, या इन्वेस्टमेंट करना इस पर फायदा नहीं है। ये याद रखें कि अगर आप SEO करना चाहते हैं तो आपको अच्छी SEO के लिए अच्छा कंटेंट चाहिए। अच्छे कंटेंट के लिए एक और बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि लोगों को समझ नहीं आती कि कंटेंट होता क्या है, या उनको ये पता ही नहीं है कि कंटेंट की कितनी फॉर्म्स हैं और वो किस किस तरह से अच्छा कंटेंट लिख सकते हैं। सो कंटेंट से मुराद सिर्फ टेक्स्ट नहीं है, कंटेंट में आपका इमेजेस और वीडियोस और दूसरी चीज़ें भी शुमार होती हैं। सो अगर आप कंटेंट में सिर्फ टेक्स्ट की बात करें तो मेनली 2 सेक्शंस बनते हैं कंटेंट के, जो कि आपकी वेबसाइट के स्ट्रक्चर के मुताबिक ही होते हैं। इनमें पहला सेक्शन जो स्टैटिक कंटेंट है। स्टैटिक कंटेंट से क्या मुराद है? स्टैटिक कंटेंट वो कंटेंट होता है जो आपकी रेगुलर पेजेस के ऊपर होता है, जैसे कि होम पेज या सर्विसेज पेज या प्रोडक्ट पेज या अबाउट या कॉन्टैक्ट। ये पेज रोजाना चेंज नहीं होते। इसमें जो भी आप कंटेंट लिखते हैं वो नॉर्मली स्टैटिक रहता है। स्टैटिक से मुराद वो एक जैसा ही रहता है, उसमें ज़्यादा रद्द-बदल नहीं होती, वो चेंज नहीं होता। हाँ, आप उसको अपडेट कर सकते हैं वक्तन फवक्तन, लेकिन आप उसको रोज़ अपडेट नहीं करते हैं। आपकी जो प्रोडक्ट है वो साल पहले भी वैसी थी, वो साल बाद भी वैसी है, लेकिन अगर आपने चेंज किया तो मे बी आप 1 साल बाद या कुछ महीनों बाद आप उसको अपडेट कर सकते हैं। सो स्टैटिक कंटेंट में आपका रेगुलर कंटेंट आता है, लेकिन डिजिटल में हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी ये भी है कि हम रेगुलरली अपने आर्टिकल लिख सकते हैं, जिसको हम ब्लॉग बोलते हैं। तो ये ब्लॉग कंटेंट जो है ये बेसिकली आपके आर्टिकल्स होते हैं, और इन आर्टिकल्स की डिफरेंट फॉर्म हो सकती है। उन आर्टिकल्स में क्या क्या पॉसिबल है? फॉर एग्जांपल, आप आर्टिकल लिखना चाहें तो आप यूजफुल आर्टिकल लिख सकते हैं। अगर हम मिसाल लें मोबाइल स्टोर की, तो मोबाइल स्टोर में अगर मैं मोबाइल स्टोर चला रहा हूं और मैं चाहता हूं कि मेरे पर रेगुलर ऑडियंस आती रहे, तो मैं चाहूंगा कि मैं रेगुलर कंटेंट क्रिएट करता रहूं। उसमें बहुत कंटेंट तो स्टैटिक कंटेंट रहेगा। फॉर एग्जांपल, कोई मोबाइल फोन लॉन्च हुआ या कोई नई मोबाइल की कंपनी आई है, तो उसके ऊपर हमने जो भी पेजेस बनाए उसके ऊपर मैंने कंटेंट जो लिखा वो वही का वही रहेगा। लेकिन जैसे जैसे मोबाइल आते जाएंगे हम नया कंटेंट डालते जाएंगे, पर वो रोज चेंज नहीं होगा। उसकी रीज़न क्या है कि वो जो स्पेसिफिकेशंस हैं उसकी, मोबाइल की जो फीचर्स हैं वो तो वही रहेंगे, आप जो भी कर लें वो तो चेंज नहीं होंगे। सो मोबाइल जैसा लॉन्च हुआ वो कंटेंट उसका स्टैटिक ही रहेगा। हालांकि मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि मैं रोजाना एक आर्टिकल लिख सकता हूं, या मैं हर हफ्ते एक आर्टिकल लिख सकता हूं उन्हीं मोबाइल्स के बारे में, लेकिन डिफरेंट एंगल से। वो कैसे पॉसिबल है? लेट्स सपोज, जैसे कि मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि टॉप 10 मोबाइल पाकिस्तान में कौन से हैं। मैं हर महीने अगर एक लिस्ट लिखना शुरू कर दूं कि टॉप 10 मोबाइल्स ऑफ द मंथ, या मैं हर हफ्ते लिखना शुरू कर दूं टॉप 10 मोबाइल्स या टॉप 5 मोबाइल्स ऑफ द वीक, सो उससे क्या होगा कि मैं कंटेंट क्रिएट करता चला जाऊंगा, और ये कंटेंट डायनामिक कंटेंट है, यानी कि इसकी लाइफ बढ़ भी सकती है, ये लाइफ इसकी कम भी हो सकती है। लेकिन इसको आप स्टैटिक कंटेंट इस तरह से नहीं कह सकते, क्योंकि ब्लॉग कंटेंट जो है वो नॉर्मली स्टैटिक नहीं रहता, ब्लॉग आपका डायनामिक रहता है। हाँ, ये भी पॉसिबल है कि अगर आप टॉप 10 प्रोडक्ट्स ऑफ द मंथ या टॉप 10 फोन्स ऑफ जून जुलाई या किसी भी महीने के आप लिखेंगे, तो उस महीने के लिए वो कंटेंट चेंज नहीं होगा, लेकिन नेक्स्ट जब आर्टिकल लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया। सो ब्लॉग को आप डायनामिक कंटेंट के तौर पे लेंगे। ब्लॉग डायनामिक होता है, वो रोजाना चेंज भी हो सकता है, वो जितनी फ्रिक्वेंसी से आप चेंज करना चाहें वो दिन में 10 दफा भी चेंज हो सकता है।
मिसाल लेते हैं, अगर न्यूज़ अखबारों की अगर आप देखें तो न्यूज़पेपर्स की जो वेबसाइट है उसमें दिन में बहुत ज़्यादा खबरें बहुत तेज़ी से आती हैं। वो कंटेंट पूरे का पूरा चेंज होता रहता है। उसमें स्टैटिक कंटेंट बहुत कम है। स्टैटिक कंटेंट कम इसलिए है क्योंकि वो कोई बिजनेस नहीं है जो कोई चीज़ बेच रहा हो, वो उनका काम ही न्यूज़ है और न्यूज़ ही उनकी प्रोडक्ट है। तो न्यूज़ रोज़ चेंज हो रही है, तो वो रोज़ नया अपडेट हो रहा है। आपने बस ये ध्यान में रखना है कि आपने कंटेंट अपनी वेबसाइट के लिए किस तरह से लिखना है, क्योंकि कंटेंट वेरी करता है बिजनेस टू बिजनेस। उसमें आप स्टैटिक कंटेंट भी लिख सकते हैं, उसके बाद आप डायनेमिक कंटेंट पे जा सकते हैं जिसमें आप ब्लॉग्स के ऊपर जा सकते हैं, या मजीद कंटेंट यानी कि इमेजेस और वीडियोस भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे जैसे आप कंटेंट क्रिएट करेंगे गूगल आपको ज़्यादा इंडेक्स कर पाएगा और आपके ज़्यादा पेजेस को ऊपर दिखा पाएगा। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अक्सर लोग कहते हैं कि जी हम न्यूज़ मीडिया को हायर करेंगे या पीआर फर्म्स को हायर करेंगे अपनी इंफॉर्मेशन अखबारों में छपवाने के लिए। अक्सर आपने देखा होगा आपके क्लाइंट्स के साथ या आपके साथ कि आपको अखबार वालों को या उनको न्यूज़ वालों को आपको बुलाना पड़ता है और आप फिर उनको कभी एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद वो आपकी खबर लगा दें। लेकिन आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप अपनी कंपनी की खबर खुद लगाएं अपने ही ब्लॉग पे। आप एक सेक्शन बना लें न्यूज़ का या कंपनी न्यूज़ का। आप उसमें जो भी आपकी कंपनी में एक्टिविटी हुई, किसी की बर्थडे हुई, आपने कोई ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करवाई, आपने कहीं ट्रिप किया या आपने कोई प्रमोशन दी या कुछ भी, आपकी टीम आपका असासा है जो बेसिकली अगर आप उसको प्रमोट करना चाहें तो आपके पास न्यूज़ सेक्शन एक बेहतरीन सेक्शन है जहां पर आप उनके इंटरव्यू कर सकते हैं, आप उनकी कामों की तारीफ कर सकते हैं, आप अपने क्लाइंट्स को ये बता सकते हैं कि हम किस तरह से अपने काम को लेते हैं और किस तरह से हम अपने काम को बेहतर करते हैं। ये डिफरेंट अंदाज हैं जिसमें आप कंटेंट लिख सकते हैं। इसकी अगर आप डेप्थ में जाएंगे तो आपको बेशुमार टॉपिक मिलेंगे, लेकिन मैं चाहता था कि आपको कुछ अपडेट्स बताऊं कि किस तरह से लोग फंस जाते हैं कि कंटेंट हम क्या लिखें, कैसे लिखें, समझ नहीं आती। लेकिन कंटेंट की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो आप लिख सकते हैं और ये एक बहाना होता है गूगल को दोबारा अपने वेबसाइट पर बुलाने का और लोगों को ज़्यादा कंटेंट दिखाने का। एक और एग्जांपल भी मैं आपको दे सकता हूं जिसमें एंटरटेनमेंट का एलिमेंट आप डाल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि अगर आप एक सीरियस कंपनी है तो आप उसको सीरियसली सिर्फ सीरियस कंटेंट ही लिख सकते हैं। आप अपने यूजर को देखते हुए अपना कंटेंट अपडेट कर सकते हैं और उसमें एंटरटेनिंग पोस्ट डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई स्टोरी पोस्ट बना लें, कोई मीम पोस्ट बना लें, लेकिन ये बस ध्यान रखें कि जो भी कंटेंट आप लिखें आप का कंटेंट किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए, किसी को ब्लैकमेल ना करे, किसी को किसी की बुराई ना करे, क्योंकि वो फिर लीगल इश्यूज हो सकते हैं। अगर आपने किसी की बदनामी की है वो आप पे डेफेमेशन का केस कर सकता है। डेफेमेशन बेसिकली एक लीगल टर्म है जिसमें अगर आप किसी की बदनामी करते हैं और अगर वो उसका नुकसान हो सकता है तो आपसे चार्जेस क्लेम कर सकता है। कंटेंट लिखने में आपके पास पूरी आज़ादी है, आप हर तरह से हर एंगल से कंटेंट लिख सकते हैं और बल्कि आपको लिखना चाहिए, क्योंकि जब आप ट्राई करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि आपकी ऑडियंस क्या पसंद करती है। सिर्फ एक चीज का ख्याल रखना है कि आपने किसी का नुकसान नहीं करना, कि आपकी बात से किसी की बुराई ना हो। अगर आपने करनी भी है किसी की तरह से बात तो आप डायरेक्ट किसी को हिट ना करें, आप एक जनरल टर्म में बात करेंगे और आप ये है कि कंटेंट लिखेंगे तो उस पर आपको नुकसान नहीं होगा। आखिरी बात कि अगर आप कंटेंट लिख रहे हैं तो कोशिश करें कंटेंट में सिर्फ टेक्स्ट के ऊपर फोकस ना करें, आप इमेजेस के ऊपर भी बात करें, आप वीडियोस भी बना सकते हैं और इनको आप अपनी वीडियोस पे इनको जब आप अपनी वेबसाइट पे डालेंगे तो अल्टीमेटली वो एक एंगेजमेंट क्रिएट करेगा और लोग पसंद करेंगे इसको, और जब लोग पसंद करेंगे तो वो बार बार आपकी वेबसाइट पे आएंगे।